नदियां नेपाल से आती हैं और हम लोग नेपाल का भी कोई बहुत दोष हम लोग नहीं देते हैं, क्योंकि वहां कोई स्ट्रक्चर नहीं है कि नेपाल पानी रोक सकता है। उसके तराई वाले इलाके में बारिश होगी, या हिमालय का तराई या नेपाल के दक्षिणी इलाके में बारिश होगी, तो वो पानी बिहार आएगा ही। न वो रोक सकते हैं ना। तो हम लोगों ने जो इधर गंडक और कोसी, खासतौर जो दो संरचनाएं हम लोग बनाए हुए हैं, जो दोनों बराज सब आप लोग जानते हैं। गंडक पर बराज है वहां वाल्मीकि नगर में, और कोसी में बराज है बीरपुर में। तो इन दोनों बराज के माध्यम से हम लोग जल के प्रवाह को थोड़ा नियंत्रित करते हैं और सिंचाई के लिए भी जल वहां से ट्रांसफर करते हैं। तो ये पानी जो बरसात के समय में अधिक आता है, जिसके कारण बाढ़ की स्थिति बनती है या बाढ़ का भयावह स्थिति उत्पन्न होता है, उसके लिए हम लोगों ने पहले, इसका तो असली निदान हाई लेवल डैम है जो ऊपर के इलाके में बनना है, लेकिन नेपाल उसमें सहयोग देने की स्थिति में नहीं रहता है। हमको याद है 10-12 साल पहले भी हम इस विभाग के प्रभार में थे, जब उस समय भी हम लोगों ने कोशिश की, लेकिन अगर वहां पे रिजर्वायर बनना है, जलाशय बनना है, तो रिजर्वायर बनता है तो उसका कुछ सबमर्जिंग एरिया होता है, डूब क्षेत्र बन जाता है, वहां से कुछ आबादी को विस्थापित करना पड़ता है। तो उसमें वो लोग पूरा अपना सहयोग नहीं देते हैं, जिसके कारण अब धीरे धीरे वो समझिए 2004 में ही एक जेपीओ ज्वाइंट प्रोजेक्ट ऑफिस बना था वो काम करने के लिए, और जो हाई लेवल डैम के जगह भी चिन्हित है जो ऊपर में है, वो बागमती में नूनथोड़, ऐसे ही कमला में तीसा पानी है, कोसी में भी है बड़ा क्षेत्र में, लेकिन उसमें प्रगति नहीं हो पा रही। तो हम लोगों ने, हमारे अभियंताओं ने इसका वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करके एक सेकेंड बराज का भी प्रपोजल हम लोगों ने बहुत पहले से उस पर काम किया, और हमें खुशी है बताते हुए कि इस बार जो केंद्र सरकार ने अभी बजट में आप लोगों ने देखे होगा कि लगभग 11,500 करोड़ रुपया सिर्फ इस चीज के लिए दिया है कि इससे बाढ़ को, जो मतलब नियमित बाढ़ की स्थिति बनती है, उसका कम करने, शमन करने या न्यूनीकरण के लिए, या फिर सिंचाई का काम अगर उससे निकल पड़े, तो इससे हम लोग गंडक से लेके, गंडक में भी है, अरेराज में है, कमला में भी है, कोसी में भी है, सब में दूसरे बराज का हम लोग प्रस्ताव तैयार करा रहे हैं। और जो बहुत पुरानी मतलब हम लोग की समस्या थी, उसके निराकरण का एक समझिए दरवाजा खुला है, और हम केंद्र सरकार को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इसमें मदद करने की घोषणा की है और इसके लिए कुछ बजटीय प्रावधान भी किया है, और हम समझदान पहुंचता है। तो उसके लिए बाढ़ प्रबंधन भी इस विभाग के मुख्य कार्यों में, और वो बिहार की विशेष भौगोलिक स्थिति के कारण होता है। आप सब समझते हैं कि बिहार मैंने एक तो ऐतिहासिक रूप से तो जो था सो था ही, उसकी अभी हम लोग इस विभाग के संबंध में क्या चर्चा करें, लेकिन भौगोलिक रूप से भी हम कोई बहुत भाग्यशाली प्रदेश नहीं, इसलिए कि हमारे यहाँ का पूरा जितना भूभाग है उसका समझिए कि 73% एरिया बाढ़ प्रवण है, मतलब फ्लड प्रोन है, कि उन इलाकों में बाढ़ आ सकती है। और एक बार बाढ़ आई तो समझिए कि आप पिछले समय में जो भी चाहे आधारभूत संरचना हो या फिर किसानों के फसल पैदावार हो, वो सब बाढ़ को भेंट चढ़ जाते हैं, काफी नुकसान होता है। इसलिए इस विभाग के मैंडेट में प्राथमिकता में बाढ़ प्रबंधन भी होता है, और
धीरे धीरे अब जब जल संसाधन हो गया है तो हमारे पास जितना जल किसी भी पूरे वर्ष के काल में जिस समय जितना जल उपलब्ध होता है उसका हम लोग जो ऑप्टिमम यूज करते हैं कि अधिक से अधिक जो लोगों के हित में उसका कैसे उपयोग कर सकते हैं, ये भी देखना इस विभाग के मैंडेट में धीरे धीरे आ गया है और हम लोग उसके लिए भी करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो अभी जो हम लोग बरसात के समय से गुजर रहे हैं, सब जानते हैं कि इस समय में हम लोगों के यहाँ जल की अधिकता रहती है और अधिकता अब एब्सोल्यूट टर्म में हम अधिकता नहीं कर सकते। ये भी अगर तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो पिछले समय में ये जल की अधिकता भी अब वो नहीं रह गई है जो पहले हुआ करती, क्योंकि आप सब जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मानक पर जो पहले हम लोग वाटर सरप्लस स्टेट में थे, यानी जिसको हम लोग प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता के यूनिट से इकाई से मापते हैं, वो अब हमारे यहाँ भी धीरे धीरे घटता चला गया है। और वो अब हम लोग मतलब स्ट्रेस्ड कैटेगरी जो है, जब प्रति व्यक्ति एकदम जरूरत के मुताबिक ही जल उपलब्ध होता है, अगर जरा भी ज्यादा उसकी मतलब मिसयूज हुआ या सही ढंग से उपलब्ध पानी का हम लोगों ने प्रबंधन नहीं किया तो पानी की बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। उस मतलब ब्रैकेट में, उस श्रेणी में हम लोग चले गए हैं। तो इसलिए अब बाढ़ के समय में भी या इस समय में भी हमको जितना जल अधिक प्राप्त हो रहा है उस जल का संचयन कर संग्रह करके अगर हम कुछ उपयोगी कार्य में नहीं लगाएं तो ये जल हमारा बर्बाद हो जाता है और जल की जो भी उपलब्धता है उसका सही उपयोग हम लोग नहीं कर पाते। तो उसके लिए भी हम लोगों ने कई योजनाएं चलाई। समझिए कि बिहार के जल संसाधन विभाग एक तरह से फ्लैगशिप योजनाएं हो गई हैं कि दूसरे प्रदेशों के लोग भी इन योजनाओं का अध्ययन करते हैं। कि अभी आपने देखा होगा जो हम लोग गंगा जल आपूर्ति योजना, जो हम लोग जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के तहत जो अभी के समय में अधिक जल आता है उसको लिफ्ट करके उद्वह करके दूसरे शहरों तक, जैसे अभी हम लोग गया, बोधगया, राजगीर में पानी पहुंचा दिए। जो अभी वाटर सरप्लस है, अगर हम लोग नहीं इसको लिफ्ट करें तो सब समझिए कि गंगा नदी होते बंगाल की खाड़ी पहुंच जाती। तो इस पानी का भी हम लोग अच्छे से अच्छा उपयोग कर सकें, इसके लिए जो गंगा जलापूर्ति योजना है वो आज बहुत सारे दूसरे प्रदेशों के लिए भी उदाहरण बन गया है और उसके माध्यम से बाकी तो पानी की मात्रा दूसरे इलाके में जा ही रही है। जहां जहां पेयजल भी संकट होता है उनके लिए भी गंगा जल उपलब्ध हो रहा है और इसके दूसरे चरण में हम लोग अन्य शहरों में भी इस योजना को पहुंचा रहे हैं। इसी तरीके से ये चूंकि एक सफल योजना रही है तो इसी तरह की दूसरी योजना पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। जो औरंगाबाद, डिहरी, सासाराम के इलाके में सोन नदी से भी हम लोग जो सरप्लस या अतिरिक्त जल उपलब्ध होता है उसको ट्रांसफर या लिफ्ट करके उन शहरों में भी हम लोग पानी पहुंचाने की व्यवस्था कर रहे हैं। और जो भभुआ मोहनिया का इलाका है उसमें भी हम लोग का चूंकि दुर्गावती जलाशय है, ये भी आप समझ लीजिए कि ये भी हम लोगों के नीतीश सरकार की इतनी बड़ी उपलब्धि है जो आप तब समझिएगा जब आपको ये याद कराया जाएगा कि इस योजना की बुनियाद शुरुआत बाबू जगजीवन राम के समय में आज से 40-45 साल पहले की गई, लेकिन हम लोगों ने पिछले समय में इसको पूरा करके
जलाशय का काम और नहरों का काम भी पूरा करके इससे किसानों को भी पानी दे रहे हैं और इसके जलाशय में जो सरप्लस वाटर रहता है उससे हम लोग बाकी इलाकों में जो औरंगाबाद या वो सब अभी भभुआ मोहनिया का इलाका जो है उन इलाकों में भी हम लोग पानी पहुंचाने की योजना पर काम कर रहे हैं।